Okay, welcome everyone to the post-contest discussion of Code Forces round 846, Division 3. 847 Division 3. So let's start with the problem A. Jivant, you can explain the problem A. हेलो ए प्रॉब्लम में हमें पाई गिवन है कि एक नंबर हमें पाई दिया हुआ है और पाई को एज एन उसकी सारी डिजिट्स को हमने लिखा हुआ है डिजिट्स 30 डिजिट्स तक पाई लिखा हुआ है अप टू 30 डिजिट्स तक और हमें वो डिजिट्स दी हुई हैं एन के फॉर्म में कि स्ट्रिंग की फॉर्म में डिजिट्स दी है हमें बस कंपेयर करना है कि पाई की कितने डिजिट्स मैच करती है मतलब अगर 30 डिजिट्स में जैसे पाए 3.14 है तो हमें दिया हुआ है 30 डिजिट अगर 30 की 30 डिजिट्स हो तो यहाँ पे है कि 3141592 मतलब ये पूरी 30 डिजिट्स का पाए है तो हमें बस ये कंपेयर करना है कि कितने डिजिट्स मैच करती हैं गिवन से। तो पहले तो मैच करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पाई की सही वैल्यू क्या है। तो एक तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू पर जैसे अगर हम नोटिस करें तो इनपुट में हमें 30 वैल्यूज का पूरा पाई दिया हुआ है तो यहीं से हमने पाई को अगर देख लिया कि यही फाइनल पाई है इससे बस हमें उस पाई को एक जगह पे सेव कर लो और उस पाई से बस जो स्ट्रिंग मिली है उसको कंपेयर कर दो कितनी पोजीशंस तक वो मैच कर रहा है। जहाँ जहाँ मैच करे जा रहा है आंसर को प्लस प्लस करते रहो और जैसे एक भी जैसे डिजिट आई जहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो ब्रेक कर दो और फाइनल आंसर रिटर्न कर दो तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सही है, मेरा भी यही अप्रोच था। सो बी प्रॉब्लम कौन एक्सप्लेन करने वाला? You can start explaining the problem B. बी मेरा था लेकिन जब मैंने ई सिलेक्ट किया तो किसी ने बोला कि मैं बी करूंगा तो किसने बी बोला था? Okay, I am explaining the problem B. Is it visible, the screen? Okay. So the question was कि इस तैसिया के पास n 6 साइडेड डाइस है, मतलब n डाइस है जो 6 साइडेड है। 6 साइडेड डाइस में ऐसा है कि हर एक साइड पे 1 to 6 में नंबर लिखा हुआ है और हर नंबर एक ही बार लिखा हुआ है, लाइक जो नॉर्मल डाइस होता है उसी की तरह। नाउ वो रोल करती है डाइस को, एन डाइसेस को, और उसको वैल्यूज मिलती हैं कुछ A1 A2 AN तक। नाउ उसमें से मीन्स एक डाइस हटा दें, मतलब उसकी जो कैट है वो एक डाइस हटा देती है तो उसके बाद जो रिमेनिंग डाइसेस का सम होता है वो आर बचता है, और जो टोटल उसके पास A1 प्लस A2 प्लस AN तक था वो एस था। तो हमें एस और आर गिवन रहेगा, और हमें एक पॉसिबल सीक्वेंस बताना है सच दैट उसका जो टोटल सम हो वो एस रहे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा सिर्फ तीन इंटीजर्स एन एस और आर। एन डिनोट करेगा कि कितने डाइसेस थे, एस डिनोट करेगा कि सारे जितने भी डाइस थे जब उसको रोल किया गया कि उस पे जो नंबर्स थे A1 A2 से लेके AN तक उनका सम। और आर आर डिनोट कर रहा है कि एक जो मैक्सिमम वैल्यू वाला A ऑफ आई जो उसकी कैट ने रिमूव कर दिया उसको हटा दे तो कितना सम बच रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A ऑफ आई है वो हम एक निकाल सकते हैं S माइनस आर से। तो वही मैंने किया है। और लेट्स एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। ये लोड हो रहा है, हाँ ठीक है। सो इसमें ऐसा था कि लेट्स से हमारे पास आर है, कोई भी आर है, उसको मैं यहाँ लिखूँ, लेट्स से 11 ही है। एन है मेरा सपोज 3 एंड
R है मेरा 11। तो मुझे ये अगर मैं सपोज़ ले लूँ कि 5, 3 एंड 5, 3, 3 तो भी 11 हो जा रहा है। लेकिन जो मेरा इसमें मैक्सिमम A ऑफ I जो मैं ले रहा हूँ वो 5 हो रहा है। जबकि मैं इसी सेम चीज़ को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? मैं अचीव कर सकता हूँ 4, 4, 3। तो इस चीज़ को अचीव किया मैंने विद अ मैक्सिमम ऑफ A ऑफ I 4। तो जब मैं छोटे A ऑफ I से इस चीज़ को 11 सम को अचीव कर सकता हूँ, तो मैं 5 यहाँ पे नहीं लूँगा। मैं सबसे छोटे वाले को ले लूँगा। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए मुझे सिंपली करना था कि 11/3 करने से मुझे मिलेगा 3 क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा और कुछ रिमाइंडर बचा रहा है तो मैं +1 कर रहा। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम मुझे 4 मिलेगा और कुछ एक पार्ट में 3 मिलेगा। तो ये तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ कि मैं 11 में से 4 माइनस किया 7 बचा, फिर 4 माइनस किया, फिर 3 बचा और लास्ट में 3 ले लिया जो बचा। तो ये मैंने सीक्वेंस बना लिया। अब यही सबसे ऑप्टिमल रहेगा क्योंकि मैं सबसे ए ऑफ आई से अगर और इसने हमेशा ऐसा कह भी दिया है कि हमारा जो गारंटीड है कि एक सीक्वेंस एग्ज़िस्ट करेगा ही करेगा। तो अगर मैं ये ये मतलब ले रहा हूँ कि ए ऑफ आई मेरा मिनिमम जितना मैं पॉसिबल हो सकता है उतना फिक्स कर दे रहा हूँ, उससे छोटा हो नहीं पा रहा और ये कह रहे हैं कि गारंटी होगा, तो डेफ़िनेटली मैं ए ऑफ आई जो मिनिमम ले रहा हूँ तो उसके लिए आंसर सही ही आएगा। तो मुझे यही करना है कि मैंने सबमिशन दिखा देता हूँ। हाँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने सी आउट कर दिया एस माइनस आर। एस माइनस आर तो करना ही क्योंकि वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो उस कैट ने रिमूव कर दिया था। तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। नाउ एन माइनस वन क्यों किया? क्योंकि मैंने एक एलिमेंट ले लिया है। अब बचे कितने? मुझे एन माइनस वन और एलिमेंट्स और सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने जो आर दिया हुआ है उसमें से आर में से मैंने डिवाइड किया एन को। नाउ ये मैंने किया है कि इसका मतलब ये वाला फॉर लूप डिनोट कर रहा है कि जितनी बार रिमाइंडर लेट्स से 11 वाला ही केस मैं ले रहा हूँ। जब 11 को मैंने 3 से डिवाइड किया था तो 2 रिमाइंडर आ जाता है। तो 2 बार मुझे 4 प्रिंट करना है और 1 बार मुझे 3 प्रिंट करना है, तो वही किया है मैंने। तो यहाँ ये वाला r% n टाइम्स y+1 प्रिंट करेगा और वहाँ से लेके n तक y प्रिंट करेगा। तो बस वही है, जो मैंने बताया। तो आई थिंक बी भी क्लियर है। हम सी पे मूव कर सकते हैं। आई थिंक त्रिलाशा तुम सी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ भैया। भैया स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी तो विजिबल नहीं है। हाँ, विजिबल है। सो बेसिकली सी परमुटेशन का क्वेश्चन था और यहाँ पे कहा गया था कि हमारे पास लाइक लेंथ अगर n है तो हमारे पास n नंबर ऑफ परमुटेशंस दिए जाएंगे उसके, जहाँ पे हर का लेंथ n-1 होगा और कंडीशन ये था कि हर एक i वैल्यू के लिए वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू था उस पर्टिकुलर परमुटेशन का वो स्किप कर रहे हैं हम। लाइक इस एग्जांपल से समझ में आ जाता है कि ये चीज हो क्या रही है। लाइक 4 2 1 3 अगर हमारा परमुटेशन था तो पहला वाला जहाँ पे है उसमें 4 स्किप होगा बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे 4 है। सेकंड वाले पे सिंस सेकंड पोजीशन पे 2 है सो 2 स्किप हुआ, देन वी आर गेटिंग 4 1 3 4 2 3 ऐसे करके हमारे पास n परमुटेशंस दिए जाए होंगे ऑफ n-1। तो हमें ओरिजिनल परमुटेशन रिस्टोर करना था और ये था कि आर्बिट्ररी ऑर्डर में सब कुछ दिए होंगे। सो बेसिकली मैंने क्या अप्रोच लगाया इसमें, मैं कोड्स वाले से करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये इनपुट ले लिया। देन मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट उस जो मुझे डिजायर्ड परमुटेशन निकालना है उसका मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकाल लिया। फर्स्ट वैल्यू निकालना इजी था बिकॉज जितने भी हमारे पास n गिवन परमुटेशंस होंगे उसमें से एक परमुटेशन ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट प्लेस का वैल्यू सेम नहीं होगा। अगर हम लोग इसका पैटर्न भी लाइक चेक करें, एक परमुटेशन ऐसा निकलेगा जिसमें लाइक फर्स्ट पोजीशन पे जो होना था उसके जगह पे सेकंड वाला आएगा बिकॉज हम लोग फर्स्ट वाले को स्किप कर रहे हैं। सो मैंने उसी तरह वहां पर फॉर लूप लगा के मैंने पहले मैप का वैल्यू स्टोर कर लिया ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द गिवन परमुटेशंस ऑफ n-1। उससे मैंने जहाँ पे मेरा मैक्स वैल्यू जो आता है जहाँ पे मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 4 4 4 2 4 हो रहा है। सो मैक्स वाले में n-1 में 4 आ रहा है और एक में डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। सो मैक्स वाला मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और जो नहीं आ रहा वो मेरा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा ऑफ द रिक्वायर्ड परमुटेशन। तो इस तरह से मैंने मैप का वैल्यू लेके, इतना नहीं करने से भी होता बट ऐसे करके मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकाला। देन जो मेरा थर्ड एलिमेंट से मैंने ये किया कि मुझे
उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहिए क्या था। सपोज लाइक मुझे 4213 का, यहाँ पे जैसे 4213 का मुझे 4 and 2 मिल गया, मुझे थर्ड पोजीशन पे 1 चाहिए। सो बेसिकली उसके पोजीशन पे जो डिफरेंट वैल्यू है दैट मीन्स वो उसका प्रीडिसेसर है, लाइक सॉरी सक्सेसर है। सो इस हिसाब से मैंने 2b का वो निकाला, देन मैंने आइटरेट किया सिंस n स्क्वायर में मतलब एक्सेप्ट होता कोड। सो मैंने 2 बार इसे लूप किया, जहाँ पे मुझे डिफरेंट वैल्यू मिल गया दैट मीन्स दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब पर्टिकुलर पोजीशन पे। फिर मैंने अपने वेक्टर आंसर में वो स्टोर कर दिया एंड फाइनली रिटर्न कर दिया। यही कॉन्सेप्ट है n स्क्वायर में। चलो हाँ, वैसे एक चीज है इसमें कि तुम्हें अगर फर्स्ट एलिमेंट मिल गया और जहाँ पे वो फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके बाद का जितने भी चीजें हैं वो प्रिंट कर दो तो ये आंसर हो जाएगा। लाइक एक मैं दिखा दूँ एक बार। हाँ। विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ हाँ, तो इस केस में मैं एकदम ब्रीफ में समझा रहा एकदम। तो सपोज तुमने जैसे कहा कि यहाँ पे फोर फर्स्ट में आ रहा है, फोर फर्स्ट में आ रहा है, फोर फर्स्ट में आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इस सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जब 4 को स्किप करके जो मैंने पार्ट लिखा होगा वो ये वाला पार्ट होगा, राइट? तुमने ऐसे ही किया ना कि तुमने फर्स्ट सबके फर्स्ट एलिमेंट में चेक किया और मैक्सिमम टाइम 4 आ रहा है, एक बार बस 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 फर्स्ट एलिमेंट है और 2 उसका सक्सेसर है। तो अगर 4 पता चल गया और 2 उसका सक्सेसर, तो रिमेनिंग वाला जो भी होगा प्रिंट कर दो। लाइक पहले 4, उसके बाद जो जो वाला पार्ट नहीं है वो पूरा प्रिंट कर दो। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ हाँ समझे, हाँ ये ज्यादा इजी है। हाँ हाँ, तो बस वही, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन था, वैसे तुम्हारा भी सही था। ओके, सो हम लोग डी वाले पे मूव कर सकते हैं। आई थिंक डी वाला मेरे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं डी वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में वैसे स्टोरी तो कुछ कुछ दिया हुआ है, स्टोरी छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें एक सीक्वेंस दिया रहेगा जैसे ये 2 2 3 4 3 1। अब इसमें से हमें इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस सेलेक्ट करते जाना है। जैसे इंक्रीजिंग का मेरा मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और हर दो एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ विजिबल है। विजिबल है। लाइक डी प्रॉब्लम ही विजिबल है ना? हाँ हाँ फ्रीज हो ठीक है गया ठीक है। था। हाँ ओके, फ्रीज हो गया, ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस सेलेक्ट करने हैं। जैसे सपोज इंक्रीजिंग में दो कंडीशंस हैं, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही चाहिए, लाइक 2 अगर मैंने सेलेक्ट किया है ये वाला, तो इस 2 के बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद 3 के बाद 4 ही आना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 2 के बाद 3 3 के बाद 4। और कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो ऐसे में जैसे इस केस में, और ऐसा नहीं है कि मैं सब्सीक्वेंस नहीं बोलते हैं इसको। सब्सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर ये 2 सेलेक्ट किया है मैंने तो इसके अगला 3 आना चाहिए। अगर मैंने ये सेलेक्ट पहले 1 किया फिर बाद में मैं 3 नहीं कर सकता सब्सीक्वेंस। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें रैंडमली जैसे पहले 1 सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद ये वाला 2 सेलेक्ट किया, फिर ये वाला 3 किया, फिर ये वाला 4 किया। तो बेसिकली मैं सॉर्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को, मतलब ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है। तो इसको सॉर्ट कर दिया सपोज मैंने 1, इसको सॉर्ट करने के बाद 1 2 2 3 3 4 मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने उनमें से फर्स्ट वाला सबसे ये सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4। उसके बाद मैंने ये 2 और 3 सेलेक्ट किया। ऐसे करने के बाद मैं मिनिमम कितने सेट्स बना सकता हूँ? ऐसे सेट्स समझ में आ गया कैसे सेट्स के दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ तो उसमें हर एक एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। तो ये मतलब ऐसे मिनिमम कितने सेट्स बना सकता हूँ, ये क्वेश्चन था। तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आऊँ तो ये सपोज मेरा है, तो व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ मैं। ओके, सो
अगर ये क्वेश्चन था और इसको मैं सब सॉर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 4 1 2 2 3 दो बार है, ओके 3 4। तो इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सपोज मेरा करंट एलिमेंट 1 है और 1 भी दो बार है, सपोज करंट एलिमेंट मेरा 1 है और 1 भी दो बार है। अब मैंने 1 सेलेक्ट किया और मैंने चेक किया कि करंट प्लस 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मैंने मेरा सपोज करंट 1 है और एक टेम्प वेरिएबल भी है, टेम्प भी 1 है। अब मैंने क्या किया, मेरा टेम्प 1 है, मैंने पूछा कि टेम्प प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। फिर मैं वापस, अब टेम्प ये बन गया 2, फिर मैं पूछ रहा हूँ टेम्प प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 3, हाँ ये कर रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि फिर से टेम्प प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 4। तो इस वे में मुझे एक सेट मिल गया जहां तक मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्लस वन करते लास्ट तक पहुंच गया, सपोज लास्ट तक पहुंच गया, उसके बाद आगे नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मैं ये हुआ तो करंट एलिमेंट मेरा ये हो गया। अब मान लो 1 एक ही था तो करंट एलिमेंट मेरा 2 हो गया। तो इससे मुझे दिख रहा है कि मुझे फ्रीक्वेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने एक मैप में फ्रीक्वेंसी सपोज स्टोर कर लिया। अब मुझे पता है कि 1 कितनी बार है, एम ऑफ 1 मेरे पास है, कुछ है, इस केस में 2 है। तो जब तक कि 1 का फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो जाता, मेरा करंट एलिमेंट नेक्स्ट वाले पे मूव नहीं करेगा। सपोज 1 ऐसा करने के बाद 1 इस पे आ गया। अब इस पे मैं फिर से इस सेकंड वाले 2 को ले सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा 2 का जब मैंने फर्स्ट सेट लिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तब 1 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, 2 का भी 1 हो गया, 3 का भी 1 हो गया, 4 का 0 हो गया। तो अब मेरा करंट लेकिन अभी भी 1 ही है, क्योंकि 1 का फ्रीक्वेंसी अभी भी 1 है। तो फिर मैंने इस 1 को लिया, फिर इस 2 को लिया, फिर इस 3 को लिया। अब सबका वापस फ्रीक्वेंसी सबका 0 हो गया, तो मेरा लूप खत्म हो गया। तो इस वे में मेरे को जितने भी सेट्स मिले वही मेरा आंसर है। तो इसको मैंने अगर मैं वो दिखाऊँ, सबमिशन, ओके। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि मैंने फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया, तो फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया एम में। एम में मैंने सब जैसे-जैसे इनपुट ले रहा हूँ उसका फ्रीक्वेंसी लेते जा रहा हूँ, और मैंने सेट में भी सब कुछ डेटा को स्टोर कर लिया। जैसे ज़रूरी नहीं था बट ठीक है, मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने अपने करंट एलिमेंट को सेट के फर्स्ट एलिमेंट पे लिया। अब सेट के फर्स्ट एलिमेंट पे या तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि इस पे ये वाले 1 पे मेरा करंट पॉइंटर या एलिमेंट मेरा ये है 1। फिर मैं नेक्स्ट बार इस पे आता। इस वे में भी कर सकता था, बट अब मैं सेट में कर लिया तो मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 4 ही रहेगा। तो मुझे जब मैं इस 1 पे हूँ, जब तक कि इसका फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता था मैं इसी 1 पे रहूँगा। मैं वापस इस 1 पे रहूँ चाहे इस 1 पे रहूँ, बात एक ही है। तो इसलिए मैंने सेट ले लिया। उसके बाद मैं सपोज़ हाँ, एस डॉट बिगिन पे हूँ अभी मैं। उसके बाद मैंने एक व्हाइल लूप लगाया कि जब तक कि मैं एस के एंड में ना पहुँच जाऊँ, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट में ना पहुँच जाऊँ। और मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे करंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मैं अगले एलिमेंट में चला जाऊँ। पहले आईटी प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब मेरा आइटरेटर अगले पे जाए और फिर करंट को स्टार आईटी कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा आइटरेटर लास्ट तक पहुँच गया, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ डेफ़िनिटली। उसके बाद मैं आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई एक करंट मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसमें होगा ही होगा, तो मैं आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ। और उसकी और मेरा जो करंट एलिमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी को है उसको माइनस माइनस कर रहा हूँ। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जा रही है तो मैं मैप से उसको इरेज़ भी कर दे रहा हूँ। और फिर अब मैं टेम्प वेरिएबल जो मैंने कहा था, वही मैंने टेम्प वेरिएबल बनाया है, जो कि करंट प्लस 1 होगा। और मैं चेक करते जा रहा हूँ कि अगर मेरे मैप में वो टेम्प वेरिएबल एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो मैं टेम्प को चेंज कर दूँ, टेम्प को प्लस प्लस कर दूँ और उसका फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दूँ, और फिर से ये व्हाइल लूप चलते जाएगा जब तक कि ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 मिला, 2 मिला लेकिन 3 एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। और फिर इस वे में, तो इस वे में जितना भी आंसर होगा वो आंसर फाइनली प्रिंट कर दूँ। आई थिंक क्लियर है ये सॉल्यूशन। किसी ने कुछ दूसरा कुछ लगाया हो या यही किया है सबने? मैं भी यूज़ किया था। सिमिलर यही है। ऐसे ही किया है? हाँ, सिमिलर है सिमिलर। ना? ओके। ओके, तो हम लोग ई पे मूव कर सकते हैं फिर। हुँ। स्क्रीन विज़िबल है ना? हाँ, विज़िबल है। हाँ।
ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, दो इंटीजर्स है पॉजिटिव नंबर्स ए और बी, और उसमें ये रिलेशन होल्ड करता है इज और बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। अब हमको क्या दिया गया है, सिर्फ इज और बी दिया गया है, ठीक है, और हमको ए और बी फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हो सकता है फॉर गिवन और ए और बी ना भी एग्जिस्ट करे, है ना। तो हमको ए और बी दिया है और ये रिलेशन होल्ड करता है ए और बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। तो हमको ये दिया गया ना, इसको मैं एक्स बोलता हूँ ए और बी को, ठीक है। तो अगर मुझे x दिया है ना, तो मैं a प्लस बी भी फाइंड कर सकता हूँ, सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस बी मेरा आ जाएगा 2x, ठीक है। अभी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि a और b 2 पावर 32 तक है, तो इंट से अपना काम नहीं चलेगा, तो लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। और इसका एक ऑलरेडी ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, दो नंबर्स का जोर दिया और सम पता है, तो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको आर्टिकल पे मिल जाएगा। लेकिन इधर मैं कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो जिसमें हम आंसर बिट बाय बिट बिल्ड करते जाते हैं। अब 2 पावर 32 तक है ना, तो मान लो a 2 पावर 32 है और b भी 2 पावर 32 है, तो दोनों का सम हो जाएगा 2 पावर 33, ठीक है। तो अपना सम का अपर बाउंड ये आ जाएगा 2 पावर 33, मतलब हमें 33rd बिट तक देखना पड़ेगा। तो मैंने लॉन्ग लॉन्ग लिया और 33rd बिट से इटरेट करना चालू किया। अब just a minute. हाँ, अब मुझे x पता है और ये पता है, सम पता है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 5 लेते हैं, x इक्वल टू 5, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 1 0 1, और x 5 है तो सम हो जाएगा 10, और 10 का बाइनरी हो जाएगा 8 0 1 0, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया सम का बाइनरी, है ना। अब मैं हर एक बिट पे इटरेट करूंगा सम के। फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ 3rd बिट पे, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। अगर सम की ये बिट ऑन है, सम की ये बिट ऑन है 1 है, तो मतलब ए में ये जो 3rd बिट होगी और बी में जो 3rd बिट होगी, या तो ये दोनों 0 0 हो सकती है और 1 कैरी है इधर की साइड से, मतलब समहाउ ये जो राइट में जो सारी बिट्स है इनका हम एडिशन करते आ रहे हैं, और इधर एडिशन करने पे 1 0 आया या फिर 1 1 आया और हमको 1 कैरी मिला समहाउ, तो ये बिट का रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। या फिर अगर कैरी 0 है तो फिर इन दोनों में से किसी एक को 1 होना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अगर सम का बिट 1 है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सॉरी हाँ दो ऑप्शन है, या तो ए बी 0 1 हो जाए कोई एक, ठीक है, और कैरी 0 रहे, ये पहला ऑप्शन हो गया। या फिर अगर दोनों 0 है तो मुझे कैरी लाना पड़ेगा राइट से, है ना। तो मैं राइट मोस्ट बिट से इटरेट करता हूँ इधर से। अब ये बोल रहा है कि मैं 1 हूँ, है ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि ए और बी की जो 3rd बिट है ना, या तो मैं ये कर दूँ 0, एक को 0 एक को 1 कर दूँ, है ना, या फिर दोनों को 0 और एक को 1। अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ ना तो इन दोनों का जोर 1 होगा, है ना। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि 3rd बिट ऑफ है, जो इंडिकेट करती है कि दोनों बिट सेम है, आइदर बोथ आर 0 और बोथ आर 1। तो मेरे पास यही ऑप्शन बचता है कि मैं 3rd बिट के लिए क्या करूँ, ए की 3rd बिट 0 कर दूँ, बी की भी 3rd बिट 0 कर दूँ, और एक मुझे कैरी मिलेगा राइट साइड से, यही ऑप्शन बचता है मेरे पास। तो मैं कैरी को 1 सेट करूँगा और मैं नेक्स्ट बिट पे मूव कर जाऊँगा, ए और बी की दोनों की 3rd बिट मैं 0 कर दूँगा। अब मैं इधर आया, मुझे पता चला कि मुझे इधर से एक कैरी देनी है इसको, तो या तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट में बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैं अभी 2nd बिट पे हूँ, है ना, 2nd बिट पे हूँ, और हमने केस लिया था 1 0 1
और 1 0 1 0 5 और 10। ठीक है, मैं इधर हूँ और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए थर्ड बिट के लिए एक कैरी जनरेट करानी है। तो अगर मैं ये ए की सेकंड बिट है और बी की सेकंड बिट है, मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो ये दोनों 1 हो जाए तो इनका सम हो जाएगा 1 और 0 और कैरी बन जाएगी थर्ड बिट पे 1, मेरा काम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बचता है, दूसरा ऑप्शन बचता है कि ये दोनों 1 हो जाए और इधर भी एक कैरी आ जाए, है ना, तो इधर 1 मिलेगा मुझे और थर्ड बिट पे वापस एक कैरी चली जाएगी, है ना। अब ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि मुझे इस बिट पे क्या चाहिए उससे मैं डिसाइड करूंगा, है ना। अगर इस बिट पे 0 चाहिए तो मैं इधर कैरी नहीं रखूंगा और इस बिट पे 1 चाहिए तो इधर मैं कैरी रखूंगा। अब सेकंड बिट ज़ोर में 1 है तो हमको पता चल रहा है कि ए और बी की दोनों वो बिट डिफरेंट है ना। ज़ोर की बिट सेट होती है, इसका क्या मतलब है कि दोनों बिट्स अलग अलग है, 0 1 या फिर 1 0। हाँ, अब मतलब अब हाँ, एक बात और, ए और बी ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, तो ए और बी मतलब ए को 0 दूं और बी को 1 या फिर ए को 1 बी को 0, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ए को 0 देता हूँ और बी को 1 देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिट 1 है। अभी मुझे थर्ड बिट पे कैरी देनी है ना, तो इन दोनों का सम तो 1 ही होता है। कैरी के लिए मुझे और एक कैरी लगेगी, है ना। तो मैं कैरी को 1 सेट करूंगा सच दैट कि 1 और 1 ये 0 हो जाए और थर्ड को अपनी कैरी मिल जाए और मैं नेक्स्ट बिट पे मूव कर जाऊंगा ये बोल के कि मुझे और एक कैरी की ज़रूरत है इधर। तो ऐसे मैं आंसर बिल्ड करता जा रहा हूँ। मैंने सारे केसेस हैंडल किए, इधर मैंने 2 ही बताया पर बाकी सारे सिमेट्रिक ही है इस टाइप के। एक बार अपने इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है। सारी बिट्स से इटरेट करना, इधर 34 से मैंने ये आयत बिट का मैं चेक कर रहा हूँ, एक्सेस मतलब इंडिकेट कर रहा है आयत बिट ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन होगी तो ये 1 में लेफ्ट शिफ्ट आए जितना इसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब अगर सम की कोई बिट ऑन है और कैरी ऑन है, तो जैसा कि मैंने बोला अगर सम की वो बिट ऑन है, ठीक है, तो दो ऑप्शंस बचे थे हमारे पास, 0 0 कैरी से 1 आता है, ठीक है, या फिर 1 0 कैरी 0। मैं सिमेट्रिक ऑप्शंस कंसीडर नहीं कर रहा, है ना।